माहवारी के दौरान दर्द यानी पेनफुल मेंसेस, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फीमेल को अफेक्ट करता है। और जब ये अफेक्ट करता है तो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती, महिलाएं घर का काम नहीं कर पाती। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात कर रही हूँ पेनफुल पीरियड यानी कि डिस्मेनोरिया के बारे में। जब भी हम डिस्मेनोरिया के बारे में बात करते हैं तो 3 वर्ड्स यानी 3 शब्द आते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंड, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड थर्ड इज़ प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। प्राइमरी यानी पहली बार, यह छोटी बच्चियों में देखने के लिए मिलता है और इसको हम कब मानते हैं? जब माहवारी शुरू होने के 3 साल के अंदर आपको दर्द होना शुरू हो गया हो। कारण क्या माना जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक ब्लड में ऐसे रिलीज़ होने वाले सब्सटेंस हैं जो पेन करते हैं और पेन करने के साथ ये यूट्रस को बहुत इंटेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि यूट्रस को बहुत इंटेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से माहवारी के दौरान पेन ज़्यादा होता है। इसको हम पता लगा सकें, इसका कोई ब्लड टेस्ट या कोई डायग्नोस्टिक मेथड नहीं है कि हम यह पता लगा सकें। दूसरा कारण होता है सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल यानी बच्चेदानी का मुंह जिसके थ्रू ब्लड पास होना है। अगर वो बहुत सकरा है तो भी माहवारी के दौरान दर्द होगा। इसीलिए पहले के ज़माने में बोला जाता था कि जब डिलीवरी होगी तब माहवारी का दर्द अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। जब भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है तो इंडिकेटेड है कि हम सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी क्यों करानी है? जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कोई और कारण तो नहीं है डिस्मेनोरिया का। ये डिस्मेनोरिया के और कारण छोटी बच्चियों में क्या हो सकते हैं? इम्परफोरेट हाइमन की ऐसा कुछ रोक रहा हो जो ब्लड फ्लो को होने नहीं दे रहा हो, जिसको कि हम सर्जिकली करेक्ट कर सकें। या फिर बच्चेदानी की कोई विकृति जिसको कि हम बोलते हैं रूडिमेंट्री हॉर्न ऑफ यूट्रस। ये अपने आप में इमरजेंसी कंडीशंस हैं और इनको अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं और ये पता चलती हैं तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन के बाद पेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरा वर्ड है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, यानी कि पहले दर्द नहीं होता था, अब होने लगा। सामान्यतः ये 35 से 45 साल की महिलाओं में दिखाई देता है और इसका कारण होता है बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम। अब बच्चेदानी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या तो बच्चेदानी का आकार बढ़ गया हो जिसको कि हम बोलते हैं एडिनोमाइसिस, बच्चेदानी में कोई गठान हो जिसको कि हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, कुछ पॉलिप हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अपने आप में पेन कर सकती है। वापस से हमें सोनोग्राफी करा कर देखनी है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है। तीसरा वर्ड हमने डिस्कस किया प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया। प्रोग्रेसिव यानी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ये हम नोटिस करेंगे कि 1 साल पहले इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन इस साल और ज़्यादा दर्द होने लगा है। प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया अपने आप में बताता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंडोमेट्रियोसिस होने के। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है ये मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की टेंडेंसी होती है समय के साथ साथ चिपकाहट बढ़ने की या गठाने बढ़ने की। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि एंडोमेट्रियोसिस सोनोग्राफी द्वारा सिर्फ 60 to 70% केसेस में पता चल पाती है। एंडोमेट्रियोसिस 100% केसेस में नहीं पता चल पाती। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि ऐसा टेस्ट जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस हमें कंफर्म पता चल सके वो है लेप्रोस्कोपी, लेकिन लेप्रोस्कोपी एक छोटा ऑपरेशन है। एनीवेज, अब हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया की। तो जब भी डिस्मेनोरिया है फर्स्ट हमें सोनोग्राफी कराना है और सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग हमें हो सकता है कि कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ें। बात आती है ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला जो फर्स्ट कॉमन ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है दैट इज़ पेन किलर्स। आपको एनसिड्स यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक करने वाली पेन किलर्स होती हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन के इफ़ेक्ट को कम करें और पेन कम हो। इस पे मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम पेन किलर लेंगे तो हमें साइड इफ़ेक्ट होंगे।
लेकिन अगर आपको माहवारी के 2 से 3 दिन के अराउंड पेन किलर लेनी पड़ रही है तो आप बेहतर है कि स्कूल या वर्क प्लेस मिस करने की बजाय पेन किलर्स प्रेफर करें। पेन किलर अगर आप बहुत लंबे समय के लिए ले रहे हैं, जैसे कि 20 से 25 दिन कंटिन्यूस ले रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, तब किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। 2 से 3 दिन माहवारी में के दौरान पेन किलर लेने पर यूजुअली अगर आपको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कतें नहीं होती। अगर आपको पेन किलर से भी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ, क्योंकि ये हार्मोनल लेवल को कम करके पीरियड को कम करती हैं, तो ये अपने आप में पेन को और पीरियड की मात्रा को दोनों को कम करती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में होता है, मेरिना यानी कि हार्मोन रिलीजिंग कॉपर्टी जैसी डिवाइस अंदर डाल दी जाए, ये वापस से पीरियड को कम या बहुत कम कर देगी, जिसकी वजह से आपको पेन होना बंद हो जाएगा। अगर इन सब के बावजूद भी आपको पेन बना हुआ है तो फिर बेहतर है कि हम लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं और डिसाइड करें कि हमें, अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पेन से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत पड़े, या फिर अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो पूरे एंडोमेट्रियोटिक जो है एब्लेशन हम कराएं। कुछ 1-2 एडवांस ट्रीटमेंट भी होते हैं जो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से होते हैं, इंडिया में बहुत कॉमनली नहीं होते। इनको बोलते हैं प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी, यानी कि जो न्यूरॉन्स दर्द कर रहे हैं उनको हम लेप्रोस्कोपी में काट दें जिससे कि दर्द होना बंद हो जाए, या फिर टेंस यानी कि नर्व स्टिमुलेशन थेरेपीज़। ये मेरी सारी जानकारी डिस्मेनोरिया से रिलेटेड, जो कि अपने आप में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को यूट्यूब के माध्यम से पूछें। थैंक यू।